सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। शुरू करते हैं। झारखंड पीजीटी का प्रीवियस ईयर्स का पेपर जो हम हल कर रहे थे 2017 का, उसमें 50 क्वेश्चन तक हो गया था। आज 91वां क्वेश्चन है। 51 निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? त्रिलोचन शास्त्री की, केदारनाथ अग्रवाल की, केदारनाथ सिंह की या नामवर सिंह की? तो इसका उत्तर होगा नामवर सिंह। दिए गए विकल्पों में नामवर सिंह की प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है। नामवर सिंह विशुद्ध आलोचक के प्रतिष्ठापक तथा प्रगतिशील आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर थे। नामवर सिंह के प्रमुख रचनाएं हैं आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद आदि। जबकि त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल तथा केदारनाथ सिंह प्रमुखतः कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? विद्यानिवास मिश्र को, रामचंद्र शुक्ल को, सरदार पूर्ण सिंह को या अज्ञे को? तो ललित निबंधकार के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है विद्यानिवास मिश्र जी को। विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। इनके प्रमुख निबंध है चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाव मनि विकार संबंधी मनोविश्लेषणात्मक निबंध के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनके प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था आदि। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं। युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक युद्ध अनिवार्य है और युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है। तो इसका उत्तर होगा जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य यही है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र 1946 में लिखा एक प्रबंध काव्य है। दिनकर की अन्य रचना है रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि। इनमें से कौन सी बोली झारखंड में नहीं बोली जाती है? सरगुजिया, बांगरू, पंच परगनिया, खोरठा। बांगरू बोली झारखंड में नहीं बोली जाती है। उत्तर होगा बी बांगरू, बल्कि यह हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। जबकि सरगुजिया, पंच परगनिया तथा खोरठा बोलियां झारखंड राज्य में बोली जाती हैं। झारखंड में बसने वाले स्थानीय हिंद आर्य भाषाएं बोलने वाले लोगों को सादान कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ संथाली, मुंडारी, भूमिज, हो, खड़िया, कुडुख जैसी जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं। जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता से किस कॉलेज के लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? फोर्ट विलियम कॉलेज, श्री रामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज? तो जॉन गिल क्राइस्ट के सबको पता फोर्ट विलियम कॉलेज। जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हैं मुंशी सदासुखलाल, सैयद इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए थे। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, संयोग श्रृंगार, कृष्ण का लीला वर्णन या राधा कृष्ण का प्रेम? तो सभी को पता है भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य उपालंब काव्य है। इसमें उद्धव गोपी संवाद है। सूरदासकृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत पुराण महापुराण का 10वां स्कंध है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताया है। कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक। स्वतंत्र रूप में भ्रमर गीत में 700 पद हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से।
अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को, मुल्ला दाऊद को, मंझन को या फिर शेख नबी को? तो इसका उत्तर होगा मुल्ला दाऊद को दिया जाता है अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय मुल्ला दाऊद को दिया जाता है। मुल्ला दाऊद कीर्ति चंदायन 1379 इसमें हिंदी में सूफी काव्य परंपरा का सूत्रपात होता है। मुल्ला दाऊद कीर्ति चंदायन से जो 1379 में लिखी गई से सूफी हिंदी काव्य परंपरा का सूत्रपात होता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को संधि काल के अंतर्गत रखा है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख सूफी कवि थे। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत, अखरावत, टाकरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत। मंझन कृत है मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। शेख नबी कृत है ज्ञानदीप 1619 में अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में रचित ग्रंथ है। 58वां प्रश्न है 58 हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? नूतन ब्रह्मचारी को, त्रिवेणी को, रहस्य कथा को या परीक्षा गुरु को? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 को हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना गया है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, एक अजान सौ सुजान, निसहाय हिंदू आदि। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास है त्रिवेणी, लवंगलता व आदर्श बाला, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, अंगूठी का नगीना आदि। सोच रहा हूँ वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किससे कहे हैं? तो ये कालिदास के वाक्य जो मल्लिका से कह रहे हैं वो। मातुल ने मल्लिका से, दंतुल ने मल्लिका से, कालिदास ने मल्लिका से, कालिदास ने प्रियगुमंजरी से। और इसकी व्याख्या देखिए। सोच रहा हूँ आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और उसमें अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। उक्त वाक्य कालिदास ने मल्लिका से कहे। उपर्युक्त संवाद मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन से है। इस नाटक के प्रमुख पात्र कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, मल्लिका, अंबिका, प्रियगुमंजरी आदि हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। पैर तले जमीन इनका अधूरा रह गया था। लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर संपादक गढ़ निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कह रहे हैं? इसका उत्तर आप सभी को पता ही होगा, लेकिन चलिए देखते हैं। महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, अपनी, सुमित्रा नंदन पंत की, तो खुद अपनी ही की रचनाओं को वापस कर देते थे लोग। इसकी व्याख्या देखिए। लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर संपादक गढ़ निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति में दो में उत्तर। दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा अपनी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कह रहे हैं। उक्त पंक्तियां निराला कृत सरोज स्मृति से हैं। निराला की प्रमुख रचना है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, सच है, जूही की कली, बादल राग, पंचवटी प्रसंग आदि। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि पर में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? आंसू, कामायनी, झरना या चित्राधार? तो इसका उत्तर है कामायनी। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी है 1935। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं।
जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां शोकोच्छ्वास, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि हैं। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सगुण उपासकों का, राम भक्तों के सत्संग का, कृष्ण भक्तों के सत्संग का या सूफियों के सत्संग का? तो कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। कबीरदास कृत बीजक संग्रह में साखी सभद्रमयी संकलित हैं। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो कबीर की ये पंक्तियां हैं, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। कबीरदास ने अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैला आंचल में पूड़िया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता है? मलेरिया और काला आजार के संबंध में, कैंसर के विषय में, हृदय रोग के संबंध में या तपेदिक के संबंध में? तो फणीश्वर नाथ रेणुकृत रचित उपन्यास मैला आंचल पूड़िया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता था। मैला आंचल के प्रमुख पात्र रामदास, सेवादास, लक्ष्मी दासिन, विश्वनाथ, कालीचरण, बालदेव इत्यादि। रेणु के अनुपन्यास से परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि। भारत दूरदर्शा नाटक कितने अंकों में विभाजित है? विभाजित करके लिखा गया है। तो भारत दूरदर्शा ये 6 अंकों में विभाजित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दूरदर्शा 1880 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया है। इस नाटक का विषय भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। भारतेंदु के अन्य नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि। कविता की ही हृदय को प्राकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी हैं? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। कविता क्या है, करुणा या लज्जा? तो इसका उत्तर होगा कविता क्या में। कविता क्या है? कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में ले जाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की भूमि पर ले जाती है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कविता क्या है निबंध में लिखा है। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। कविता क्या है? करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, क्रोध आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। चिंतामणि भाग 1 1939 में संकलित निबंध है ये सब। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो 343 के अनुसार होता है। अनुच्छेद 346, 343, अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 344। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ये बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 346 संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? तो ये सरोज स्मृति से ली गई हैं पंक्तियां। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उक्त काव्य पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सरोज स्मृति से ली गई हैं। राम की शक्ति पूजा निराला की, स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद की तथा कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।
मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से, बांगरू से, ब्रजभाषा से या अवधी से? तो खड़ी बोली हिंदी से मानक हिंदी का विकास हुआ है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां आती हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां आती हैं। भारत दूरदर्शा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? बाल समस्या पर, मन की उदासीनता पर, देश हितैषणा पर या पारिवारिक चिंता पर? तो देश हितैषणा पर इसका उत्तर होगा। भारत दूरदर्शा नाटक भारतेंदु के देश हितैषणा भावना पर का आदर्श उदाहरण है। भारतेंदु की प्रमुख नाट्य कृतियां हैं वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमोषधम, प्रेम जोगिनी, नीलदेवी, अंधेर नगरी इत्यादि। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? सुमित्रा नंदन पंत की, निराला की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी की? तो इसका उत्तर निराला होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहचान रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के रूप में है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? डिंगल शैली, कवित्त सवैया, पिंगल या दोहा चौपाई? तो आदिवासी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा रचित है, जबकि पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का क्या नाम था? तो हामिद की दादी का नाम अमीना था। ऑप्शन भी सही है। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम अमीना है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, सदगति, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी इत्यादि। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 महाकाव्य में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, जबकि इड़ा बुद्धि का, मानव कुमार का तथा मन मनु का प्रतीक है। मानव मनुष्य का। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? प्रतिभा संबंधिनी, सौंदर्य संबंधिनी, शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी। तो सौंदर्य संबंधिनी प्रकार नहीं है। श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से सौंदर्य संबंधिनी नहीं है, जबकि श्रद्धा के 3 प्रकार निम्न है: प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी, साधन संबंधिनी। रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित चिंतामणि भाग 1 से निबंध संग्रह में श्रद्धा और भक्ति निबंध संकलित है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान से संबंध नहीं है? मेवाती, मारवाड़ी, मगही और जयपुरी। तो मगही नहीं है, ये बिहारी हिंदी की बोली है। मगही बोली राजस्थान से संबंधित नहीं है, बल्कि मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बोलियां आती हैं, जबकि शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी या ढूंढाड़ी बोलियां आती हैं। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दूरदशा में यह गीत कौन गाता है? भारत भाग्य, सत्यनाथ फौजदार, बंगाली या भारत दूरदेव। तो ये भारत भाग्य गाता है। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। उक्त गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दूरदशा में भारत भाग्य ने गाया है। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? हरिवंश पुराण, हरिश्चंद्र पुराण, प्राकृत व्याकरण या महाभारत कथा।
तो हेमचंद्र द्वारा रचित प्राकृत व्याकरण ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? सूरसाठी, राधा रसकेली, सूर सागर या सूर पचीसी? तो सूर सागर है जिसे सबसे ज्यादा विख्यात है। सूर सागर सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में विख्यात है। इसके दो ग्रंथ हैं और हैं, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनके दो और ग्रंथ हैं, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1881 में राग कल्पद्रुम के नाम से हुआ था और हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। हिंदी नई चाल में ढली, यह घोषणा किसने की? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। हिंदी नई चाल में ढली, यह घोषणा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पुस्तक कालचक्र में की है। भारत दूरदर्शा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत के गांवों का, भारत की नारियों की दुर्दशा का, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का। भारत दूरदशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा है। भारत दूरदशा 1880, इस नाटक के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। पश्चिमी हिंदी के ए और औ का उच्चारण पूर्वी हिंदी में किस रूप में मिलता है? ई और आ के रूप में, आई और औ के रूप में, इस और उस के रूप में, ए और ओ के रूप में। तो पश्चिमी हिंदी में ए और औ का उच्चारण पूर्वी हिंदी में आई और औ के रूप में मिलता है। आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व भरता है? किसी का नहीं, कालिदास का, अंबिका का या मल्लिका का? तो आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका का भाव भीना प्रेम विभोर व्यक्तित्व भरता है, विभोर व्यक्तित्व भरता है। मल्लिका अंबिका की पुत्री है, वह कालिदास की प्रेयसी के रूप में सामने आती है। वह कालिदास को भावनात्मक स्तर पर पवित्र और निस्वार्थ प्रेम करती है। निम्नलिखित में सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना हुई है? सगुण की सरलता की, सगुण की निरस्ता की, संत मार्ग के प्रतिष्ठापना की, सगुण की आलोचना की। निम्नलिखित में सूरदास के भ्रमर गीत में सगुण की प्रतिष्ठापना, समता की प्रतिष्ठापना हुई है। भ्रमर गीत में उद्धव निर्गुण भक्ति के वाहक हैं और गोपी सगुण भक्ति के। मुझे आषाढ़ का एक दिन में देखिए अंबिका और मल्लिका में कंफ्यूजन हो सकता है परीक्षा में कि अंबिका कालिदास की प्रेयसी थी या मल्लिका। तो देखिए अंबिका उसकी माता थी। अंबिका का एक अर्थ अम्बा, अम्बा अर्थात माता से माना जाता है, दुर्गा माता से। तो आप यहाँ से एक अपने दिमाग में रखिए, अंबिका अर्थात अम्बा, अम्बा अर्थात माता और मल्लिका उसकी प्रेयसी है। ठीक है। 50वां प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? 8 दृश्य, 10, 9 या 7? तो स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक 33 दृश्य और गीतों की संख्या 17 है। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक 33 दृश्य और गीतों की संख्या 17 है। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रथम अंक में 7 दृश्य, द्वितीय अंक में 7 दृश्य और तृतीय अंक में 6 दृश्य हैं और चौथे अंक में 7 दृश्य और 5वें अंक में 6 दृश्य हैं। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? अकविता है, मुक्तक काव्य है, लंबी कविता है या हाइकू है? तो लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला है। यह कविता अनामिका के प्रथम संस्करण में छपी थी। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यह गीत किस कृति से लिया गया है? आषाढ़ का एक दिन से, सरोज स्मृति से, कामायनी से या स्कंदगुप्त से? तो यह स्कंदगुप्त से लिया गया गीत है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई।
यह गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इस नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में है? अ कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में है, सचेतन कहानी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में, समानांतर कहानी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में। तो देखिए इसकी व्याख्या, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में है। नई कहानी के प्रवर्तकों में प्रमुख नाम कमलेश्वर, मोहन राकेश तथा राजेंद्र यादव का है। इसे कमोरा नाम से ये ट्रिक है, कमोरा, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। नई कहानी। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद जी को कहा गया है। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जा गया है। यह उपाधि प्रेमचंद को अमृत राय ने इसकी जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिख कर दिया है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? स्वामी दयानंद सरस्वती की, जवाहरलाल नेहरू की, अंबेडकर की या इंदिरा गांधी की? तो स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रसार प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती की सक्रिय भूमिका रही है। ऑप्शन ए सही है। बड़े भाई के चरित्र को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित ध्यानचंद की कहानी कौन सी है? भैया, बड़ा भाई, बड़े भाई साहब या बड़का भैया? तो बड़े भाई साहब कहानी है, मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। बड़े भाई साहब के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब है। उनकी अन्य कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, माँ, सदगति, ईदगाह इत्यादि। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है? गांधीवाद से, आदर्शवाद से, मार्क्सवाद से या अस्तित्ववाद से? तो प्रगतिवादी काव्य मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। यह समाज के शोषक और शोषित के रूप में देखता है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी काव्य का आरंभ 1936 से 1943 तक माना जा सकता है। प्रगतिवादी धारा के साहित्यकार हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह, त्रिलोचन, रांगे राघव इत्यादि। मैला आंचल किस गांव की जीवन गाथा है? मेरीगंज की, हजरतगंज की, सिरसीगंज की या गौरीगंज की? तो मेरीगंज की है। मैला आंचल में मेरीगंज गांव की जीवन गाथा है। मेरीगंज पूर्णिया जिला बिहार का एक अति पिछड़ा गांव है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। यह उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ। इसके प्रमुख पात्र हैं तहसीलदार, डॉक्टर प्रशांत, बावन दास, बलदेव, कालीचरण, सुमरित दास, लक्ष्मी, कमली, रामपियरिया इत्यादि। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? शिव सिंह सरोज, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य की भूमिका या मिश्र बंधु विनोद? तो सबको पता है मिश्र बंधु विनोद है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जबकि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से हिंदी साहित्य इतिहास लिखकर इस श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई हैं? पहला अंक से, तीसरा अंक से, दूसरा अंक से या चौथा अंक से? तो अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यह पंक्ति भारत दुर्दशा 1880 के पहले अंक से ली गई है। भारत दुर्दशा में 6 अंक है। पहले अंक का प्रारंभ एक लावनी गीत से होता है। रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायण रमना चासो। किसकी पंक्तियां हैं? रैदास की, कबीर की, तुलसीदास की या दादू की? तो ये कबीर की है। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए,
भाग बड़े धरी बैठे आए। मंगलाचार माहि मन राखो, लक्ष्मण रसायण रमना जासो। पंक्तियां कबीरदास द्वारा रचित हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें साखी, शब्द और रामायणी है। इसका संकलन धर्मदास ने किया था। इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे, छोटे छोटे ताजमहल या लहरों की राजहंस। तो छोटे छोटे ताजमहल इनकी रचना नहीं है। दी गई रचनाओं में छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की कहानी है, जबकि आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे तथा लहरों की राजहंस तीनों मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक हैं। सादरी, सिखरिया, गोलबारी आदि झारखंड की बोलियों में अद्भुत समानता का कारण क्या है? इनमें साहित्य नहीं लिखा गया, इन्हें बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। ये सभी बोलियों और भाषाएं नाग जाति के लोगों की हैं। इनमें लिखे गए साहित्य में समानता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। सादरी, सिखरिया, गोलबारी आदि झारखंड की बोलियों में अद्भुत समानता का कारण है कि ये सभी बोलियां और भाषाएं नाग जाति के लोगों की हैं, जबकि अन्य विकल्प असंगत हैं। सुर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सुर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सुर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, भाषावधि है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, सूर्य का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है। तो भाषावधि ये गलत है, जबकि ब्रज भाषा में सारा सूर काव्य लिखा गया है। सूर काव्य के विषय में गलत तथ्य भाषावधि है, जबकि सूर काव्य की भाषा ब्रज है। अन्य सभी सूर काव्य का प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति है। सूर काव्य में सगुण भक्ति का प्रतिपादन है। सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है। मध्यकालीन सगुण भक्ति के आराध्य देवताओं में भगवान श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति के अजस्र धारा को प्रभावित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। 100वां प्रश्न है, निर्मला पुतुल की विशिष्ट पहचान किस रूप में है? कवित्री के रूप में, जीवनी लेखिका के रूप में, उपन्यासकार के रूप में या लघु कहानी लेखिका के रूप में? तो इसका उत्तर होगा कवित्री के रूप में। निर्मला पुतुल की विशिष्ट पहचान कवित्री के रूप में है। निर्मला पुतुल की रचनाएं क्या तुम जानते हो, मेरे एकांत का प्रवेश द्वार, अपने घर की तलाश में, उतनी दूर मत ब्याहना बाबा इत्यादि है। तो देखिए वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, इसलिए मुझे इसे यहाँ पे रोकना पड़ेगा और इसका तीसरा भाग लाऊंगी मैं, क्योंकि शायद 150 प्रश्न है इसलिए। और आप लोगों को कोई परेशानी हो, कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसकी पीडीएफ वहाँ पर, ये मैं सीजन खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ मैं वहीं पे डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सुझाव हो और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने पढ़ने वाले अपने ग्रुप्स में से जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।